नमस्ते दोस्तों, आपका आपके चैनल ELM इंग्लिश पॉइंट स्टडी में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हिंदी के दूसरा टॉपिक डाले हम क्रिया और क्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिया के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। इंग्लिश के हमने बहुत सारे टॉपिक डाल दिए, बीच बीच में इंग्लिश के भी डालते रहेंगे, हिंदी के भी डालते रहेंगे और टीचर्स की भी वीडियो डलवाएंगे। तो आप इसमें बने रहें, आप हमारे साथ। क्रिया के भेद, क्रिया के हम तीन आधार पर भेद करते हैं। एक तो क्रम के आधार पर, एक संरचना के आधार पर और एक काल के आधार पर। क्रिया के भेद हम तीन भागों में इसको डिवाइड कर लेंगे। एक तो हमारे पास क्रम के आधार पर, एक संरचना के आधार पर और एक काल के आधार पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। क्रम के आधार पर आपके पास सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक यानी एक सकर्मक, सकर्मक मतलब जिसमें कर्म होता है, वो एक कर्मक भी हो सकती है, द्विकर्मक भी हो सकती है। संरचना के आधार पर हम इसको 5 भागों में बांटते हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। संरचना के आधार पर 5 भागों में संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। काल के आधार पर, काल आपको पता है ये 3 काल होते हैं। तो भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। क्रिया होती क्या है वैसे? क्रिया है ये संस्कृत में इसको बोलते हैं क्रिया को धातु, और ये ना जोड़ने पर लगभग बनती है। क्या जोड़ने पर बनती है? इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं। कार्य का करना या होना पाया जाए वह सामान्यतः क्रिया होती है। कार्य का करना होना पाया जाए क्रिया कहलाती है। संस्कृत के में इसको धातु बोलते हैं और धातु में ना जोड़ने से क्रिया बनती है। जैसे कर है, करना। क्रिया के भेद 3 आधार पर बांटते हैं। क्रम के आधार पर, संरचना के आधार पर, काल के आधार पर। क्रम के आधार पर 2, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक को फिर 2 भागों में बांट दिया, एक कर्मक, द्विकर्मक। संरचना के आधार पर 5 भागों में संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। काल के आधार पर भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। अब हम एक एक की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। आपके पास आता है, देखिए, सकर्मक क्रिया की चर्चा करें। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े हुए सकर्मक। स यानी स का मतलब होता है सहित, स मीन्स होता है सहित, स मीन्स सहित, कर्मक यानी कर्म, यानी कर्म सहित। सकर्मक, स यानी सहित, कर्मक यानी कर्म, कर्म के जो साथ आता है। यानी जिस क्रिया का फल किसके ऊपर, कर्ता को छोड़कर किसके ऊपर पड़े, कर्म पर पड़े, सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया 2 भागों में बटी हुई है। एक कर्मक, जिस क्रिया के साथ एक कर्म होता है। क्रिया के साथ कितना? एक। बच्चा चित्र बना रहा है, तो बच्चा क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है। तो ये आपकी एक कर्मक क्रिया है। बनाना जो क्रिया है एक कर्मक। गीता सितार बजा रही है, तो गीता क्या बजा रही है? सितार, तो एक कर्मक। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें केवल एक कर्म आता है वो एक कर्मक होती है। द्विकर्मक क्रिया के साथ 2 कर्म होते हैं। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा है, तो अध्यापक किनको? छात्रों को कंप्यूटर पढ़ा रहा है। छात्रों को कंप्यूटर पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर छात्र और कंप्यूटर 2 कर्म है। पढ़ाना क्रिया के साथ आपके पास एक तो छात्र और एक आपका कंप्यूटर, 2 कर्म है। अब आपके कंफ्यूज होगा कि देखो क्या और किसे, किसको, इनका प्रश्न करो तो आपका क्रम मिलेगा। इनसे प्रश्न करने पर, क्या से, किसे, किसको से करने पर जो उत्तर मिलता है वह उत्तर क्रम होता है। अध्यापक किसको पढ़ाता है, किसको का उत्तर क्या मिला? किसको, किसे का उत्तर मिला? छात्रों को। अध्यापक छात्रों को
क्या पढ़ा रहा है, तो इसका उत्तर क्या का उत्तर मिला, क्या का उत्तर मिला आपका कंप्यूटर। तो कर्म की पहचान सिंपल सी है। देखो बच्चा चित्र बना रहा है, बच्चा क्या बना रहा है, गीता सितार बजा रही, गीता क्या बजा रही है, तो ये आपके कर्म हो गए। अब हम करते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें क्रिया का जो फल है वह वापिस किसके ऊपर पड़ता है, कर्ता के ऊपर ही पड़ता है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, कर्ता पर पड़े। जैसे पक्षी उड़ते हैं, जो जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसके ऊपर असर पड़ता है, जो प्रभावित होता है, पक्षी उड़ते हैं तो उड़ने वाले कौन है, पक्षी यानी कर्ता, और प्रभाव भी इसी के ऊपर पड़ रहा है। जैसे तारे टिमटिमाते हैं, तो टिमटिमाने वाले कौन है, तारे, तो इसका असर भी इसी के ऊपर, प्रभावित भी यही है, यानी फल भी इसी के ऊपर आ रहा है। तो हमारे पास ऐसी क्रिया क्या होती है, अकर्मक। अकर्मक, अ यानी बिना, कर्म यानी कर्मक यानी कर्म, बिना कर्म यानी जिसमें कर्म नहीं होता, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बिना ऑब्जेक्ट, बिना कर्म के आती है, और उसका असर किसके ऊपर, कर्ता पर, कर्ता यानी सब्जेक्ट पर पड़ता है, वो आपकी अकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है, ये तो थी आपकी कर्म के आधार पर। दूसरी हम करते हैं संरचना के आधार पर। हम इसको कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में। कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में बांटते हैं। संरचना के आधार पर जैसे हमारे पास संयुक्त क्रिया आती है। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, संयुक्त यानी मिली हुई, यानी जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ वाली, भिन्न यानी अलग अर्थ देती है, अर्थ भी कैसा है, अलग अर्थ। 2 या 2 से अधिक अलग या भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, यानी अलग अलग अर्थ रखने वाली 2 या 2 से ज्यादा क्रियाएं हैं, उनका क्या होता हो, मेल होता हो, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें एक मुख्य क्रिया के साथ साथ कौन सी क्रिया आती है, सहायक क्रियाएं आती हैं। वो एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएं, जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो। अतिथि आने पर, अतिथि आने वाला है, ये तो हमारा कर्ता हो गया। अतिथि तो क्या हो गया, कर्ता हो गया। अतिथि आने पर, आना, आना क्या हमारे पास मुख्य क्रिया, मतलब मेन काम क्या हो रहा है, अतिथि का आने का काम हो रहा है ना, मेन काम क्या हो रहा है, अतिथि के आने का। तो आना क्या हुआ हमारे पास, मुख्य क्रिया हुई। और स्वागत करो यानी ये हमारी सहायक क्रिया हुई। अतिथि आने पर स्वागत करो, मुख्य काम क्या हुआ इसमें, आने का हुआ। अतिथि के आने का तो मुख्य काम हुआ, मुख्य काम हुआ अतिथि के आने का, तो आना तो मुख्य क्रिया हुई। स्वागत करो ये आपकी सहायक क्रिया। और जहां पर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया एक वाक्य में आती हैं, तो इसका मतलब कैसा वाक्य होता है, उसमें कैसी क्रियाओं का यूज होता है, कैसी क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, वो होती है संयुक्त क्रिया। कैसी क्रिया है, संयुक्त क्रिया, यानी दोनों अपने अलग अलग अर्थ दे रही है, अलग अलग। एक तो आना, आना अलग अर्थ है, और करना अलग अर्थ है। यहाँ पर तो आना है और यहाँ पर करना है, दोनों अलग अलग अर्थ है। अब हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नाम दूसरी आपके पास आती है संयुक्त के बाद में नाम धातु क्रिया। नाम धातु में क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द है ना। पहले नाम धातु को समझो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, किसकी तरह प्रयुक्त होते हैं, धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, उन्हें नाम धातु कहते हैं। किसकी तरह प्रयुक्त होते हैं, धातु। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जब धातु की तरह यूज होते हैं तो उन्हें नाम धातु कहते हैं। और इन नाम धातु वाले जो शब्द हैं, नाम धातु शब्दों में जब इन नाम धातु
वाले शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया निर्माण किया जाता है तो शब्द नाम धातु क्रिया। प्रत्यय क्या होते हैं और एक होता है उपसर्ग। ये किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और ये शब्द के बाद जुड़ते हैं। प्रत्यय किस शब्द के बाद में जुड़ते हैं और उपसर्ग शब्द के पहले। तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय यानी उस शब्द के बाद में क्रिया का निर्माण किया जाता है तो ये शब्द नाम धातु क्रिया। नाम धातु वाले शब्दों में जब प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाता है, नाम धातु वाले शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय यानी बाद में जोड़ने वाले, तो क्रिया का निर्माण किया जाता है। तो नाम धातु में क्या जोड़ा हमने? प्रत्यय जोड़ा और उससे क्या बना? क्रिया। तो इसका मतलब क्या पड़ा? नाम धातु क्रिया पड़ा। अब देखो जैसे हमारे पास क्या आता है, हाथ संज्ञा है और इसे नाम धातु क्या बना? हथिया। हाथ संज्ञा से हथिया नाम धातु, और इसमें हमने प्रत्यय लगाया और प्रत्यय लगाने से क्या बना? हथियाना क्रिया बनी। तो कैसी आपको पूछे हथियाना कैसी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। क्यों है? क्योंकि नाम धातु में हमने प्रत्यय जोड़कर बनाया। दूसरा आपके पास सूखा विशेषण है और इसकी नाम धातु भी सूखा ही होती है और इससे हमने क्रिया बनाई सूखा से सुखाना, नाम धातु से बनाई, इसलिए सुखाना कैसी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। जैसे अपना सर्वनाम है, इसका नाम धातु भी अपना ही है और इससे हमने क्रिया बनाई अपना से अपनाना, तो नाम धातु क्रिया है। अब तीसरे के ऊपर चलते हैं मित्रों। नंबर 3, तीसरा हमारे पास प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक, प्रेरणा से कोई काम होता है उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी किसी दूसरे के द्वारा कोई कार्य संपन्न किया जाता है या किसी दूसरे की प्रेरणा से काम करवाया जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाया जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मान लो हमारे पास आए, जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन नहीं करता है, किसी दूसरे से करवाने के लिए प्रेरित करे, करवाए, उसे प्रेरणार्थक। सरपंच ने गांव में ताला बनवाया, सरपंच नहीं मतलब गांव के लोगों ने ताला बनवाया। सरपंच ने गांव में ताला बनवाया, इसका मतलब सरपंच ने मोटिवेट किया लोगों को और गांव के लोगों ने ताला बनवाया। अध्यापक ने सफाई करवाई, तो अध्यापक ने सफाई की नहीं, करवाई। किससे? दूसरे लोगों से। यानी खुद काम न करके दूसरों से करवाई या दूसरों को प्रेरित करे, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक, जैसे मैं कहूँ मोहन ने पत्र भिजवाया, तो मोहन ने पत्र भिजवाया का मतलब क्या हुआ कि मोहन भेजने वाला खुद नहीं था, भेजा तो भेजने वाला तो कोई और ही था, लेकिन मोहन ने उसको प्रेरित किया या उसको काम करने के लिए कहा, दूसरे से काम करवाया। दूसरे से काम करवाते हैं, वहाँ पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। आपके पास नेक्स्ट आती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त होती है। कितनी क्रियाएं? दो क्रियाएं उपयोग में आती हैं, उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न होती है। दो क्रियाएं किसी वाक्य में, एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न होती है। तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को, पहले यानी पूर्व, पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मूल धातु है, उस मूल धातु में हम कर प्रत्यय लगाकर, यानी मूल धातु में हम कर लगा करके भी सामान्य क्रिया को कौन सी क्रिया बना देते हैं? सामान्य क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया बना देते हैं। यानी मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक का रूप दिया जा सकता है। बलबीर खेल कर पढ़ने बैठेगा, यानी खेल कर, यहाँ पर खेल क्या है? यहाँ पर खेल क्या है? आपके पास सामान्य धातु है और उसमें हमने क्या लगा दिया? कर लगा दिया। इसमें वह पढ़कर सो गया, यानी इसमें पढ़ और इसमें कर, तो ये मूल धातु और मूल धातु में हमने क्या लगा दिया? ये मूल धातु और इस मूल धातु में हमने क्या लगा दिया? कर लगा दिया। और मूल धातु में कर लगाने से आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। यानी दो क्रियाएं आपकी, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई और उनमें से एक क्रिया आपके पास दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो जो पहले संपन्न हुई क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक कहते हैं। और उसके तुरंत बाद आने वाली क्रिया को हम तत्कालिक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? तत्कालिक। यानी उसके तुरंत बाद। पढ़कर सो गया, सो गया यानी पढ़कर, यानी पढ़ने के तुरंत बाद
पढ़ने के तुरंत बाद, तो इसका मतलब कैसी क्रिया हुई, तात्कालिक क्रिया हुई। और नेक्स्ट आपका हमारे पास आता है कृदंत। आपके पास लास्ट है जो संरचना के आधार पर है, वो है कृदंत क्रिया। क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय, क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, क्रिया के बाद में, और उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, किस शब्द के पहले, बाद में जुड़ने वाले को प्रत्यय कहते हैं। क्रिया शब्दों में प्रयुक्त में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से प्रत्यय, कृत। जो क्रिया शब्दों में जुड़ते प्रत्यय है उसको हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द, कृत प्रत्यय हैं उनके योग से बने हुए शब्द है कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्ययों के योग से बने हुए शब्द कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। कैसे, कृदंत कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कृदंत। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल है, चल का मतलब चलना, चलता, इसमें ना लग गया, ता लग गया, या इसमें हमारे पास चल कर भी हो सकता है, लिख से लिखना, लिखता, लिख कर भी होता। तो इस प्रकार से संरचना के आधार पर हम क्रिया को 5 भागों में विभक्त कर दिए। अब हम करते हैं किसके आधार पर, काल के आधार पर। और काल कितने हैं, 3 काल होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका भूतकाल है, एक आपका वर्तमान काल है, और एक आपका भविष्य काल है। भूतकाल की घटनाओं को बताएगी वो भूतकालिक क्रिया होगी, वर्तमान के बारे में बताएगी वर्तमानिक क्रिया होगी, और भविष्य काल के बारे में बताएगी भविष्य कालिक क्रिया होगी। अब तीसरी करते हैं हम काल के आधार पर। नंबर 1 भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, भविष्य कालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया क्या होती है, भूतकाल की जो घटनाएं होती है उसको बताने के लिए भूतकालिक क्रियाएं, जैसे राम सो गया, भूतकालिक क्रिया, राम सो गए, भूतकालिक है। मोहन इसी गांव में रहता था, भूतकालिक क्रिया है। वर्तमान कालिक क्रियाएं, जो वर्तमान के समय को बताते हैं, वर्तमान कालिक क्रियाएं, वह खेल रहा है, वर्तमान कालिक क्रिया है। हम जा रहे हैं, वर्तमान कालिक क्रियाएं हैं। और तीसरी भविष्य कालिक क्रिया, भविष्य के समय को बताएंगी। वे कल जयपुर जाएंगे, हम अगले वर्ष से नोएडा में रहेंगे, अर्थात ये हमारी भविष्यकालिक क्रियाएं थी। तो मित्रों, ये हमारा टॉपिक था क्रिया संबंधित, क्रिया की कुछ सामान्य जानकारी थी, वो मैंने आपके साथ साझा की, डिस्कस किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं दोबारा देखें, 2 बार 3 बार देखेंगे तो आराम से आपके समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को आपसे यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करने की कोशिश करें। इसी आशा के साथ जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।